इसकी जो बुनियाद थी दैट वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको किस बुनियाद पर तरतीब दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये एक थ्योरी थी जिसकी बुनियाद पर कोई भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार एनर्जी खारिज नहीं करते, वो लगातार एनर्जी खारिज नहीं करते, वो वक्फों से एनर्जी खारिज करते हैं, या वो चंद सूरतें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या एनर्जी जज़ब करता है या एनर्जी खारिज करता है। अब इस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो एटम है उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पहली बात दे रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स। किन के अंदर घूमते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर, मदार में, रास्तों में। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। इन मदारों की क्या है बेटे? एनर्जी जो है वो फिक्स है। मतलब इनकी एनर्जी जो है दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड एनर्जी। According to Bohr's model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. अब इस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन does not emit or absorb energy कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन ना तो लगातार एनर्जी जज़ब करता है, ना लगातार एनर्जी खारिज करता है, जब तक वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर मौजूद रहता है। जब वो किसी एक ख़ास रास्ते पे ही घूम रहा है तब वो ना एनर्जी जज़ब कर रहा है, ना वो एनर्जी खारिज करता है। अब इस बात का पता चल रहा है और इन दोनों बातों को वो जस्टिफाई कर रहा है। अब उसके मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज किए जा रहा है और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि वो लगातार एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। अब इसके मुताबिक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। अब इन बातों से उसका जवाब मिल गया कि जब वो लगातार एनर्जी खारिज ही नहीं करता, लगातार एनर्जी जज़ब ही नहीं करता, तो फिर लगातार स्पेक्ट्रम कैसे बन जाए? फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बन जाए? वो नहीं बन सकता। अच्छा जी, अब बेटे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर देखें, ये इसका न्यूक्लियस आ गया जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद है। ये इसका पहला ऑर्बिट आ गया, इसकी एनर्जी सबसे कम। ये इसका दूसरा ऑर्बिट आ गया, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा। ये इसका तीसरा ऑर्बिट आ गया, इसकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा। ये इसका चौथा ऑर्बिट आ गया, इसकी एनर्जी इन सब से ज़्यादा। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले ऑर्बिट के अंदर मौजूद होंगे। जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनसे ज़्यादा और इनसे कम है वो इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद होंगे, और जिनकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा वो तीसरे ऑर्बिट के अंदर होंगे, और जिनकी एनर्जी इन सबसे ज़्यादा वो सबसे बैरूनी ऑर्बिट में होंगे। अब इनको हम शेल्स का भी नाम देते हैं।
दे आर कॉल्ड शेल्स, या हम इनको नाम देते हैं ऑर्बिट्स। ठीक हो गया। अब शेल या ऑर्बिट जो है ये वो जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और मेरा ख्याल है मैंने पहले आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस जगह पे घूमेंगे। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे इसकी एनर्जी फिट होगी यहाँ पे घूमेंगे। समझ आ रही बात की? इसके दरमियान, इस एनर्जी लेवल में इसके इनके दरमियान, ये मतलब कोई रूट नहीं बना हुआ इनका कि फिक्स यहीं पर इन्होंने घूमना है। अच्छा जी, अब बेटे ये जो पहला ऑर्बिट या पहला शेल है इसको नाम दिया जाता है के। ये वाला जो है इसको नाम दिया जाता है एल। ये वाला जो है इसको नाम दिया जाता है एम, और ये वाला जो है इसको नाम दिया जाता है एन शेल। समझ आ गई बात की? मुश्किल तो नहीं बातें। के शेल पहला शेल है, एल शेल दूसरा, एम शेल तीसरा, एन शेल चौथा शेल। अब के शेल की एनर्जी सबसे कम है। के की एनर्जी एल से कम, के और एल की एनर्जी एम से कम, और एम एल के इनकी एनर्जी मतलब एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा। यहाँ तक समझ आ गई बात की? मुश्किल तो नहीं? अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर इसने इस शेल में आना है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में आना चाहता है, अपने से कम एनर्जी वाले शेल में आना चाहता है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी जज़ब करेगा या एनर्जी खारिज करेगा? खारिज करेगा यहां पर आने के लिए। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में जाना चाहता है तो अब इसको एनर्जी जज़ब करनी पड़ेगी। ये उतनी औकात हासिल करेगा तो उस तक पहुंचेगा। समझ आ रही बात की? अब इसकी फाइंडिंग क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी खारिज करता है। जब तक वो इसमें ही घूम रहा है वो ना एनर्जी जज़ब करेगा ना वो, लेकिन जब उसने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो एनर्जी खारिज करेगा। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तब जज़ब करेगा, तब वो एनर्जी, और तब ये बातें होंगी। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरूने मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है।
यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। लगातार नहीं हो रहा, ज़रूरत के टाइम हो रहा है, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे घूमते हैं, इसीलिए एटम जो है वो स्टेबल रहता है। अब बेटे इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, इसकी कुछ फाइंडिंग है। वो क्या? सबसे पहला, द हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r and around the nucleus. पहला postulate क्या है? Hydrogen consists of tiny nucleus, बहुत छोटे। अब हाइड्रोजन को बेटे उसने फॉर एग्जाम्पल लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि ये सबसे सादा एटम था। अच्छा जी, और इलेक्ट्रॉन बेटे कहाँ घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब दायरे का ये जो हाफ होता है ये क्या कहलाता है? कि इसका रेडियस जो है वो आर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट बेटे, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। ईच orbit has fixed energy। अब बात वो एक ही है, that is quantized। ये सारी बातें मैं बेटे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसकी एनर्जी फिक्स है, दूसरे शेल की एनर्जी फिक्स है, तीसरे की फिक्स है, चौथे की फिक्स है, और फिक्स एनर्जी को हमने पहले का क्वांटाइज का वर्ड जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनके मुताबिक वो यहाँ पे घूमेंगे, जिनकी एनर्जी इनके मुताबिक वो यहाँ पर, जिनकी अगले शेल के मुताबिक वो वहाँ पर, जिनकी सबसे ज़्यादा वो सबसे बैरूनी शेल के अंदर। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to an other. तीसरा postulate क्या है? Energy is not emitted or absorbed when electron remain in same orbit। जब इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहेगा, एनर्जी ना जज़ब होगी ना
खारिज होगी। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर। जब तक वो एक में है ना एनर्जी जज़ब होनी ना खारिज। जब वो बड़ी तफसील से हमने देखा हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है, एनर्जी खारिज करेगा। जब वो लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी जज़ब करेगा। अब बेटे इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं चेंज इन एनर्जी से। When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. जब इलेक्ट्रॉन जंप करे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो बेटे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और अगर वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो बेटे एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी खारिज होगी। अब बेटे इसको हम जाहिर कर सकते हैं चेंज इन एनर्जी, डेल्टा एनर्जी से। और डेल्टा एनर्जी क्या होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है तो ये इसकी इनिशियल एनर्जी है, E1 है। और जब ये यहां पर पहुंच चुका तो अब इसकी एनर्जी क्या है, E2। अब हमें क्या पता चलेगा कि इसने कितनी एनर्जी खारिज की है या जज़ब की है, हम किससे मालूम कर सकते हैं, डेल्टा ई से, चेंज इन एनर्जी से, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी जो है माइनस करेंगे। फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी जो है वो माइनस करेंगे। सपोज मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, यहां पे 10 थी इसकी एनर्जी, यहां पे आके 8 होगी इसकी एनर्जी। हम वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब E2 इसकी कितनी है 8, E1 कितनी है 10, आंसर क्या आया। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि ये एनर्जी खारिज कर रहा है, ये एनर्जी खारिज कर रहा है। यहां पे फॉर सपोज इसकी एनर्जी 6 थी, इस ऑर्बिट में आके इसकी एनर्जी 8 हो गई, यहां पे मतलब इसकी E1 6 है, E2 इसकी 8 है। अब इसके लिए अगर हम मालूम करें चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 कितनी बेटे 8 माइनस 6, आंसर क्या आया +2। अब ये +2 का आना क्या शो करता है, ये एनर्जी जज़ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा बेटे, अब ये जो डेल्टा ई है, ये एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू H म्यू। अब ये जो आपका V टाइप साइन नजर आ रहा है आपको, दैट शोज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। H इज द प्लांक्स कांस्टेंट, H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जो इस तरह के कांस्टेंट्स जो होते हैं इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब वेयर H इज प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड V इज द म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की भी फिक्स वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या बात है? मोमेंटम किसे कहते हैं? पढ़ा फिजिक्स में? अभी नहीं पढ़ा। मोमेंटम होता है किसी फोर्स के अंडर एक दफ़ा अगर उसको हरकत दी और उसका हरकत करते रहना, वो अब उसका जितनी भी देर मज़ीद वो हरकत कर रहा है वो मोमेंटम की वजह से कर रहा है। मतलब बॉल पड़ी है मेरे पास, मैंने उसको अपनी जगह से हिलाया, टिक किया, अब होना क्या चाहिए था? जितना सा हिलाया उतनी सी मूव करती, लेकिन वो क्या करती है? ज़्यादा आगे चली जाती है। वो किस वजह से जा रही है? अब अपने मोमेंटम की वजह से जा रही है। अब ये एंगुलर मोमेंटम, ये है सर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम उसकी घूमना भी है उसने, और वो ये मुकम्मल एक फिक्स रास्ते पे नहीं घूम रहा। ये उसका कोई मोटरवे या जीटी रोड नहीं बना हुआ कि इसके ऊपर ऊपर ये जो रेड लाइनिंग है इसमें नहीं। मैंने आपको पहले बताया वो इस एरिया में घूम रहा होगा, लेकिन वो उसके लिए फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। पहले शेल के न्यूक्लियस से लेकर यहां तक कहीं भी अपने एंगुलर मोमेंटम में घूम रहे होंगे। दूसरे शेल के यहां पे नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी उनसे ज्यादा है, वो यहां पे होंगे इस एरिया में, यहां तक उनकी बाउंड्री है। तीसरे शेल के यहां पे नहीं होंगे, वो यहां पे होंगे जिनकी एनर्जी उनसे ज्यादा है। अब हम ये एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? mv(r) इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। m मास, v r रेडियस, h प्लांक्स कांस्टेंट, और पाई जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 7.3. अच्छा, अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर पहला ऑर्बिट है तो n विल बी इज इक्वल टू 1। अगर दूसरा ऑर्बिट है n में बी 2। अगर तीसरा ऑर्बिट है n विल बी इक्वल टू 3। अब आप बेटे इनमें बाकी सब की फिक्स वैल्यू है, आप n की वैल्यू चेंज करते जाएं, आपके पास हर ऑर्बिट के लिए एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती जाएगी जो कि चेंज नहीं हो सकती। इसमें कोई और चीज़ तो वेरिएबल है नहीं, सिर्फ n ही है। n अगर 1 करेंगे एक ख़ास वैल्यू, n अगर एक 2 करेंगे तो फिर दूसरी ख़ास वैल्यू, और अगर n 3 करेंगे, ठीक हो गया। अब इस मोमेंटम में अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर प्लेस होते हैं। ये है जी आपकी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें इन डिफेक्ट्स को दूर कर दिया गया। अब इससे हमें क्या पता चला? इसमें जो उसका प्लेनेटरी मॉडल बोहर का था वो भी सच साबित हुआ कि वो ठीक है, लेकिन जस्ट इन 2 क्वेश्चंस के आंसर के लिए ये जो था, असल में ये जो अपना नील बोहर था इसने भी उसको ज्वाइन किया रदरफोर्ड को अपनी रिसर्च वर्क में, तो ये इकट्ठे ही इन्होंने काम किया और इस नील बोहर को 1922 में इसके इसी काम पर नोबेल प्राइज़ जो है वो भी अवार्ड किया गया था। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम के बारे में भी बता गया। अब इसका एडवांटेज मज़ीद क्या था?
ये हमें बता गया कि इलेक्ट्रॉन एमी मुंह उठा के कहीं भी प्लेस नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर ऑर्बिट के अंदर ख़ास होंगे, चूंकि उनकी एनर्जी ख़ास होगी और उनकी तादाद भी ख़ास होगी, और वो सिर्फ सर्कुलर पाथवेज के अंदर नहीं मूव कर रहे, दे हैव आल्सो देयर एंगुलर मोमेंटम। वो उतनी जगह